पेज नंबर 11 पे सामाजिक सांस्कृतिक विकास से आप क्या समझते हैं तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अभिकरणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। देखो, किसी भी कोई भी बच्चा है या व्यक्ति है तो उसका जो सामाजिक विकास है वह उसका बचपन में ही हो जाता है। ठीक है, वह अपने घर परिवार से बातें सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो समाज में रहकर जो चीजें वह सीखता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीजें सीखता है, अपने कल्चर को देखकर, अपने फेस्टिवल्स को देखकर जो चीजें सीखता है, तो वे क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक सांस्कृतिक विकास कहलाती है। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से अभिप्राय किसी व्यक्ति में उन क्षमताओं और योग्यताओं को डेवलप करना है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताई गई है कि जो मनुष्य है समाज में रहने वाला एक प्राणी है, समाज में रहकर वह सामाजिक बातें सीखता है, अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं उसके अंदर पनप जाती हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति के अंदर वो योग्यता डेवलप करनी है ताकि वह किसी भी इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जो व्यक्ति देखो सामाजिक है, यानी कि जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का है, आसानी से लोगों से बोल लेता है, उनके साथ घुल मिल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, जल्दी से एडजस्ट हो पाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। और एक ऐसा बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, तो ऐसे व्यक्ति को एडजस्ट करने में, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन तो नहीं हो पाता, सामाजिकरण नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो घर में अकेला रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को बाहर जाकर कहीं एडजस्ट करना है तो वहां पर उसको दिक्कत आती है। तो हमारा जो समाजीकरण है, समाज में रहना हमें हर जगह, यानी कि हर एक इन्वायरमेंट में एडजस्टेबल करता है। यानी कि जब हम किसी भी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं और वहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं तो वही हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ ने दिया है सोरेंस के अकॉर्डिंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक वृद्धि से हमारा अभिप्राय अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति एडजस्टमेंट करने की बढ़ती हुई योग्यता से है। समायोजन करने के लिए साथी बालक की आवश्यक ज्ञान, योग्यता, क्षमता और अभिव्यक्तियों को अर्जित कर पाता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास और अपनेपन की भावना अंकुरित करता है। साथ ही निर्भरता, सहयोग और एकता बढ़ती है। यानी कि सांस्कृतिक सामाजिक विकास वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक बालक में कुछ विशेषताएं उभर के आती हैं। जैसे समाज के रहकर वह अपनेपन की भावना सीखता है, अपने धर्म के प्रति आस्था सीखता है। ठीक है, विश्वास, अपनेपन की भावना, ठीक है, एटीट्यूड, ज्ञान, योग्यता, ये सारी चीजें बच्चा हासिल करता है। अब आते हैं इसके सांस्कृतिक व सामाजिक विकास के अभिकरण, यानी कि क्या क्या इसके पार्ट है। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या होता है। यस मैम। अब देखो भाई, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके जो आपके सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। एक तो है आपकी फैमिली, दूसरा एजुकेशन, थर्ड है रिलीजियन, फोर्थ है आपका फ्रेंड एंड एसोसिएट, फिफ्थ है आपका मास कम्युनिकेशन, सिक्स्थ है आपका नेबरहुड एंड द कम्युनिटी। ठीक है, तो सिक्स्थ क्या है आपका, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के तत्व। फैमिली, फैमिली क्या होती है भाई, किसी भी बच्चे की जो फैमिली होती है वो सबसे पहली गुरु होती है। यानी कि माँ को सबसे पहली गुरु माना जाता है। अपनी फैमिली से ही बच्चा धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और रहन सहन आदि दृष्टिकोण सीखता है और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित और तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो फैमिली से हम क्या है, फैमिली से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, हमारा क्या धर्म है, धर्म में हमें कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी क्या परंपराएं हैं, क्या ट्रेडिशनल हम फॉलो कर रहे हैं, क्या रहने सहने का क्या दृष्टिकोण है हमारा, ये सारी चीजें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। उसके बाद आती है बात एजुकेशन की। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जहाँ नॉलेज दी जाती है वहीं पर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सिखाया जाता है। तभी स्कूलों में इतनी कल्चरल एक्टिविटी होती है, यानी कि ज्ञान के साथ साथ उनका
ओल जो व्यक्तित्व का निर्माण है वह भी करवाया जाता है स्कूल के अंदर, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी उनका करवाया जाता है। उसके बाद आती है रिलीजियन, धर्म। व्यक्ति के धर्म के द्वारा भी उसका सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का निर्धारण होता है। ठीक है, धर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे भी 4 लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, ठीक है, उनसे नॉलेज ग्रहण करते हो, अपनी नॉलेज उनको देते हो, शेयर्स ऑफ व्यूज, अपने व्यूज को शेयर करते हो। तो ये भी क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का एक अंग है। उसके बाद आपके मित्र एवं सहयोगी, जितने भी फ्रेंड हैं या जितने भी आपके सहयोगी हैं, वे भी क्या है, यानी कि जैसे बच्चे की एज बड़ा होता जाता है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके मित्र और सहयोगी भी उसके अंदर वैल्यूज और आदतों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जिससे उसका सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चों की जो ग्रुप है, बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है, उसका बच्चों की वैल्यूज के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन, जो भी मीडिया वगैरह है। तो संस्कृति और सामाजिक विकास में मीडिया के साधन जैसे आपका न्यूज़पेपर, रेडियो, दूरसंचार, टेलीविजन और आजकल तो मोबाइल फोन भी अपनी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है पास पड़ोस व समुदाय। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने इन्वायरमेंट में आस पड़ोस में खेलता है, बच्चों के साथ उठता बैठता है, तो वहाँ से भी बच्चा खान पान, रहन सहन, सोच विचार, क्रियाकलाप एवं बातचीत आदि का प्रभाव सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी। तो ये थे आपके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से क्या अभिप्राय है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। तो समझ में आ गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से अभिप्राय किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने से है, ताकि हम इजीली दूसरों के साथ एडजस्ट कर सके, ये एबिलिटी डेवलप करना होता है। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियन, फ्रेंड, उसके बाद मास कम्युनिकेशन, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब आगे आता है आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करो तो एक साथ में ना डायग्राम जरूर बना देना। जैसे ये पूछ लिए, इसने कंपोनेंट पूछ लिए, तो बीच में कंपोनेंट बना के सर्कल करके ऐसे फैमिली आ गया, एजुकेशन आ गया, रिलीजियन आ गया, आपका फ्रेंड एंड एसोसिएशन आ गया, मास कम्युनिकेशन आ गया। तो इससे क्या होता है बेटा, आपकी एक्सप्रेशन, जो पेपर रिप्रेजेंटेशन का तरीका ना, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसने बताए हैं। एक तो है आपके इंटरनल फैक्टर और दूसरे हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आते हैं आपकी हेरिडिटी, जीन्स, माँ द्वारा नशीली दवाइयों का प्रयोग करना, स्मोकिंग करना, रेडिएशन। तो ये है आपके इंटरनल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर में आप लोग पढ़ोगे फैमिली इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट में भी मोरलिटी का लेवल, माता पिता का लगाव, घर की स्वच्छता व देखभाल और लैंग्वेज। और सामाजिक वातावरण में कुपोषण, जनसंख्या घनत्व, गरीबी और सामाजिक आर्थिक स्तर। अब देखो भाई, आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर भी क्या है, बच्चे की सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले बात आती है हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी क्या है, अधिकतर वंशन, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी हैबिट है वो हमारी हेरिडिटी की ही देन होती है। इसलिए विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भी पहला नंबर किसका है, हेरिडिटी का है। वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम ये है कि एक शिशु के निर्माण में कुछ आदतें उसको अपने फादर से मिलती हैं, कुछ आदतें उसको अपनी मदर से मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस दे रखी है। डीएनए का अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या है, बच्चे का डीएनए बनता है और इन्हीं डीएनए से वंशानुक्रम के गुण, जिन्हें जीन कहते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर।
जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े मानव कोशिका में पाए जाते हैं, जिसमें से क्रोमोसोम्स के 22 जोड़ों में से प्रत्येक जोड़े के गुण आपस में मिलते हैं, जबकि एक जोड़े में ये नहीं मिलते, जिसके कारण बालक के लिंग का निर्धारण होता है। लड़का या लड़की होने के निर्धारण का 23वां जोड़ा ही करता है। इस प्रकार दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से नहीं मिलते। विज्ञान ने चाहे कितनी ही उन्नति कर ली हो, लेकिन यह मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है कि वह इस 23वें जोड़े के क्रोमोसोम्स को अपनी इच्छा से मिलाकर लड़का या लड़की होने का निर्धारण कर सके। तो सबसे पहले क्या है, हमारी हेरिडिटी का भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ा? जो हमारे पेरेंटल जो गुण थे वो हमारे अंदर आए। ठीक है, आप देखते हो चाहे एक लड़का होता है चाहे लड़की होती है, दोनों की जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, लड़के का भी और लड़की का भी। ठीक है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है। तो हमारी अनुवांशिकता भी हमारे इसको प्रभावित करती है। मान लीजिए हमारे फादर मदर इंट्रोवर्ट हैं, उनको किसी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो बच्चे भी बड़ों को देखकर, और कुछ उनकी हैबिट भी मम्मी पापा को ऐसी होती है, तो वो भी इंट्रोवर्ट बिहेवियर के हो जाते हैं। अगर आपके फादर मदर बहुत टॉकेटिव हैं, सोशलाइजेशन वाले हैं, दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, तो बच्चा भी वही देखता है, उसके अंदर भी वही हैबिटें पनपती हैं। ठीक है, तो वह भी क्या है, मिलनसार बन जाएगा। तो हमारी जो हेरिडिटी है एक आंतरिक फैक्टर है जो हमारी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकती हो कि अगर किसी के माता पिता अंतर्मुखी व्यवहार के हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, उनको किसी के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी के माता पिता मिलनसार हैं तो बच्चे के अंदर भी वही गुण मिलेंगे और बच्चा भी मिलनसार बनेगा, और उसके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक जो एक मिलनसार बच्चा होता है उसका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बजाय कि एक इंट्रोवर्ट बिहेवियर बच्चे के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसमें ये बाकी की रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने वर्ड में लिख देना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे देखते हैं हम जीन्स। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में हजारों कण होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। जीन ही वंशानुकरण की आधारभूत इकाई हैं। इनको देखना एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही संभव है। ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी शारीरिक और मानसिक गुणों का वहन करते हैं। ये जीन भी जोड़ों के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक जोड़े में एक जीन माता का और दूसरा पिता का होता है। जब दोनों जीन से एक दूसरे के समान होते हैं तो वैसी चीजों का निर्माण। उदाहरण के लिए यदि दोनों ही जीन्स में बालों का रंग भूरा होता तो बालक के बालों का रंग भी निश्चित तौर पर भूरा ही होगा। देखो भाई, इसने जीन्स का बात बताई, लेकिन आपको मुझे ये बताओ क्या जीन्स का कुछ सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट से लेना देना लग रहा है? इसमें तो हमारी स्किन का जो कलर है, जो हमारे बालों का कलर है, जो आंखों का कलर है, वो डिसाइड हो रहा है। इससे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का क्या लेना देना आ गया? हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये जुड़ सकता है। मान लो किसी के पेरेंट्स अपने यहाँ पे भी तो ना, जैसे कुछ काले बच्चे होते हैं, कुछ गोरे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये अंतर आ जाता है कि गोरे बच्चे को और काले बच्चे के बीच में वो डिफरेंस वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो उनका यहाँ पर सांस्कृतिक सामाजिक जो विकास है वो होता नहीं है। गोरे बच्चे को लगता है कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, तो उसके कारण जो काला बच्चा है उसके अंदर डिमोटिवेशन वाली भावना आ जाती है। ठीक है, तो जीन वाला पॉइंट यहाँ पर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जीन वाला पॉइंट आपके सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, Okay, ma'am. और ऐड करना चाहो तो भाई ये लिख देना। आगे है माँ द्वारा नशीली दवाइयों का प्रयोग करना। ठीक है, अगर बच्चा गर्भ में है उस दौरान माँ बहुत ज़्यादा नशीली दवाइयों का प्रयोग करती है तो इससे बच्चे के अंदर भी दोष पैदा हो जाते हैं। नशा करने वाली औरतों के बालक चिड़चिड़े, कम कोऑर्डिनेशन वाले, मूड स्विंग्स वाले और किसी भी काम के प्रति कम रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं। तो ये जो शारीरिक और जो मोटर जो डेवलपमेंट है उसमें पीछे रह जाते हैं, जिससे उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कम हो जाती है। भाई अब बच्चा ऐसा होगा, चिड़चिड़ा होगा, किसी के साथ बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, उसका क्या है रिएक्शन, कोई भी बोलता रहे कोई रिएक्शन ही नहीं आता, तो ऐसे बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो कम होता है। ठीक है,
उसके बाद है स्मोकिंग। स्मोकिंग करती हैं जो भी महिलाएं, तो उनके ऊपर भी क्या है, ऑक्सीजन पहुंचने में बाधा पड़ती है बच्चे के पास, तो बच्चे की जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो इस तरह बच्चे के अंदर कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, और बीमारियां हो जाती हैं तो फिर बच्चे का सही से जो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। उसके बाद है रेडिएशन। यदि कहीं पर परमाणु रेडिएशन से प्रभावित हो गए हैं तो जो पेट में पल रहा बच्चा उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनेक प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि बालक जब इस दुनिया में आता है तो एक लंबी प्रोसेस से गुजर कर आता है, तो वह संसार में आकर क्या बनेगा यह पहले ही काफी हद तक निश्चित हो जाता है। और अनुवांशिकता गुण किसी व्यक्ति के आंतरिक कारक है जो उसे जीवन भर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो रेडिएशन है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इलाका आप देखो, जापान का जो हिरोशिमा नागासाकी है, वहां पर आज भी बच्चे क्या है, डिसेबल पैदा हो रहे हैं। तो डिसेबल पैदा हो रहे हैं तो जो उनका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है वो बजाय कि एक नॉर्मल बच्चे के कम रह जाता है। तो ये थे आपके क्या, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस टाइम पर पड़ने वाले इफेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एक तो आपकी हेरिडिटी इफेक्ट डालती है, दूसरा माँ द्वारा नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना, धूम्रपान करना और रेडिएशन के कारण। उसके अब इंटरनल पॉइंट क्लियर हैं। Yes, ma'am. उसके Yes, बाद ma'am. उसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। एक्सटर्नल फैक्टर में दो टाइप के बताए हैं, एक तो है हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट और दूसरा है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। तो फैमिली का इन्वायरमेंट क्या डालता है भाई इफेक्ट, ये कहा जाता है कि एक घर और एक मकान में अंतर होता है। वैसे ही मकान तो प्रत्येक बालक के पास होता है लेकिन घर सभी के पास नहीं होता। इसका मतलब ये है कि घर में रहने वाले लोगों के प्यार से बनता है। ठीक है, कि कितना अच्छे से वो रह रहे हैं। मकान का मतलब ये है कि घर में 10 बंदे हैं, 10 बंदे आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, सब अपने में क्या, अपने फोनों में घुसे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं। ये मकान है। और घर क्या है, जहाँ पर 10 बंदे हैं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई व्यक्तित्व का अच्छा, यदि बच्चे के माता पिता विनम्र, सहयोगी और प्यार करने वाले हैं तो बालक की पर्सनैलिटी की अच्छी डेवलपमेंट होगी। इससे आत्मसम्मान, मैत्री भाव और स्वायत्तता जैसे व्यक्तित्व के गुण विकसित होंगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता बड़े ही सॉफ्ट हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, प्यार करने वाले हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही भावना आएगी। अगर किसी के माता पिता क्रोध करने वाले हैं, चिड़चिड़े हैं, बच्चे को गुस्सा करते हैं, मारते पीटते, तो बच्चे के अंदर भी वही भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है यदि बच्चे के माता पिता रोबदार, सत्यवादी होते हैं तो ऐसे बच्चे डरपोक और दूसरों पर आश्रित रहने वाले बन जाते हैं। शर्मिक यानी कि जिनके माता पिता रोबदार हैं, बच्चे को पीटते हैं, ऑटोनोमस है, तो उनके बच्चे डरपोक बन जाते हैं। श्रमिक वर्ग के परिवारों के बच्चों को कठोर दंड व आज्ञाकारी बनने पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि मध्यम वर्ग परिवार के बच्चों को स्वतंत्र और आत्म नियंत्रण और दूसरों की परवाह करना सिखाया जाता है। और धनी परिवार आवश्यकता से अधिक कृपालु हो सकते हैं और बालक को खराब कर सकते हैं। तो निम्नलिखित पारिवारिक कारक हैं जो बालक के विकास में बाधा बनते हैं। ये तो जस्ट ऊपर का बताया गया था कि फैमिली में ये बैकग्राउंड है तो ये इफेक्ट पड़ता है। अब देखो भाई कौन कौन से कारक हैं जो हमारे फैमिली के जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। एक तो है मोरालिटी का लेवल, नैतिकता का स्तर। परिवार में अगर नैतिक वातावरण है तो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, नैतिकता नहीं है तो बच्चा भी क्या है, अपमान करना जैसी चीज़ें सीख जाता है, दूसरों से अच्छे से बात नहीं करता। अगर किसी के घर में मोरल वैल्यू सिखाई गई है कि बड़े आते हैं तो उनके पैर छुओ, उनको नमस्कार करो, तो बच्चा वैसा ही करना सीख जाता है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक बच्चा अपने फैमिली के एनवायरनमेंट से, उनकी मोरल वैल्यू से प्रभावित होता है। दूसरी बात है माता पिता का अलगाव। अगर किसी के माता पिता का तलाक हो जाता है तो इसका बच्चे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चा सामाजिक एडजस्टमेंट, कुसमायोजन का, मल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाता है। देखा जाता है कि विधवा माताओं के बच्चे उन माताओं के बच्चों से अधिक सामाजिक एडजस्टमेंट होते हैं जो तलाकशुदा होते हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर मान लो किसी का
दोनों में से एक पेरेंट्स एक्सपायर हो जाता है, उनकी बजाय वो बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे बजाय कि जिनके मम्मी पापा का तलाक हुआ है, क्योंकि वो बच्चे तो फिर पिसके रह जाते हैं जिनका तलाक हुआ है। और भाई जिनका एक्सपायर हो गया कोई, तो वो मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई ये काम तो हमें करना है, हमारा मम्मी नहीं या पापा नहीं है। ठीक है। उसके बाद है घर की स्वच्छता व देखभाल। सफाई बालक के भोजन की व्यवस्था और घर में खुला स्थान आदि भी बालक के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। खाने की वस्तुओं का अगर समय से ध्यान दिया जाए, उन्हें बैलेंस डाइट दी जाए, तो बच्चा फिजिकली फिट रहेगा। ठीक है। यदि परिवार के बच्चों की संख्या अधिक है तो बाद में पैदा होने वाले बच्चों की बुद्धि का स्तर कम होता जाता है, उसमें सामाजिक समायोजन के लक्षण विकसित होते हैं। यानी कि ज़्यादा बच्चे होने से, अगर घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो माँ की जो देखभाल करने की जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है। भाषा। माता पिता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। यदि भाषा सामाजिक विकास का आधार होती है, यदि किसी के घर में गाली गलौज होती है तो बच्चा भी वही सीखता है। अगर किसी के घर में रिस्पेक्ट से बात की जाती है तो बच्चा भी वैसे ही बात करता है। ठीक है। तो ये थे आपके बाह्य कारक में फैमिली इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे नैतिकता, माता पिता का लगाव, घर की स्वच्छता व देखभाल, भाषा। तो ये थे आपके परिवार से संबंधित फैक्टर। क्या समझ में आए ये? Yes, ma'am. उसके बाद बात आती है आपके सामाजिक वातावरण की। ठीक है। तो सामाजिक कारक भी बच्चे की प्रभाव उसके विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें आता है एक तो कुपोषण, जनसंख्या घनत्व, गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्तर। कुपोषण, अगर बच्चे को एक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो वो कुपोषण का शिकार होगा, उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो पहले ही उसके शरीर में कमी है तो फिर उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगी। जनसंख्या घनत्व, बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पर बच्चा रहता है। ठीक है। तो उसकी डिसऑर्डर लाइन्स पाई जाती है और वे आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उनका आईक्यू लेवल भी कम मिलता है। लेकिन इनके अपवाद भी मिल सकते हैं। भीड़ बड़े वाले बच्चे की गत्यात्मक विकास बाधित होता है क्योंकि उसे खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। बच्चा यदि गंदे वातावरण में रहता है तो कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिससे नैतिकता का अभाव भी ऐसे बच्चों में मिलता है। यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ और वाले इलाके जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों का इतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भीड़ भाड़ यानी कि आप देखते हो कई झुग्गी बस्तियां ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी जगह पर लाखों लोग जहाँ पर बसे हुए हैं। उसके बाद है सामाजिक है सुरक्षा, भी बालक की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ऐसा समाज जिसमें युद्ध, आतंक और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरे रहते हैं, उसमें बच्चे असामान्यता के शिकार होते हैं, यानी कि असामाजिक सुरक्षा। अब तुम देख लो कोई ऐसी जगह पर तुम रहते हो जहाँ पर हर समय युद्ध का, आतंक का माहौल रहता है, तो ऐसे बच्चे भी असामान्यता का शिकार रहते हैं और असुरक्षा की भावना मिलती है। आप देखो जितने भी बॉर्डर पर लगते इलाके हैं उनको हर वक्त यही डर रहता है कि कभी कहीं युद्ध ना हो जाए, तो वहाँ पर बच्चों के दिमाग में हमेशा एक डर रहता है। अगर आप डर के माहौल में जियोगे तो आपका सोशलाइजेशन कभी नहीं हो सकता। उसके बाद है गरीबी। गरीबी भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। गरीबी के कारण परिवार में अभाव होता है, जिसके कारण बच्चे के विकास के अवसर नहीं मिल पाते। गरीब परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। चिकित्सीय सेवाओं का अभाव होता है। ये भी बात सही है, कोई गरीब का बच्चा है और अच्छे से टैलेंट है उसके अंदर, वो कहीं पे आगे निकलना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गरीबी ही उसका कारण बन जाती है उसको पीछे ले जाने का। ठीक है। कोई बच्चा MBBS करना चाहता है, अच्छी जगह है उसका, चलो एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन फीस ना होने की वजह से भी उस बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है। सामाजिक आर्थिक स्तर, तो बालक के माता पिता का जो सोशल इकोनॉमिक लेवल है वो भी हमारे विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अच्छी शिक्षा द्वारा माता पिता अच्छे स्तर की नौकरी प्राप्त करता है तो उनका इकोनॉमिक लेवल बढ़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त माता पिता बच्चे के इंटेलेक्चुअल वातावरण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनका इंटेलेक्चुअल विकास तेज हो जाता है। ये एक पाठ्यक्रम की तरह होता है कि घर में जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छे आर्थिक स्तर के कारण बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण पाता है। गरीब परिवार में भी अच्छी शिक्षा का माहौल बन सकता है, लेकिन एक अपवाद ही इसके मिलते हैं। ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। ठीक है। इकोनॉमिक लेवल कैसा है आपका, ये भी बच्चे के डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालता है। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं तो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि वो बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे तो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी।
ठीक है, तो ये थे आपके सामाजिक वातावरण के कारण, जिसमें आपका कुपोषण आ गया, जनसंख्या घनत्व है, सामाजिक असुरक्षा है, गरीबी है, सामाजिक आर्थिक स्तर है। ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अभी मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन करवाऊं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करोगे? तुम बताओ। बोलो तो 1.3 शुरू करवा दूं, या कहो कि मैम छोटे करवा दो पीछे से, तो वो कंप्लीट करवा दूंगी। और क्वेश्चन आंसर ही करवा दीजिए। शॉर्ट वाले करवा दूं? यस मैम, क्योंकि ये लॉन्ग बहुत है क्वेश्चन। हाँ, फिर ये हो जाता ना कि ये अलग टॉपिक आ जाएगा और वो अलग टॉपिक। अब तुम्हारा सारा ये भी मेरे ख्याल थ्योरीज हैं इसके अंदर। थ्योरी आ गई, प्याजे वाली थ्योरी आ गई, और एक दो थ्योरी और आ गई। चलो क्वेश्चन वैसे आज वाला टॉपिक कल वाले टॉपिक से इजी था आरती। यस मैम। अब देखो भाई, इसमें आपका रखा है 17 तक हुए थे ना, उसके बाद नहीं करवाया मैंने। लास्ट टाइम भी बस वही करवाया था, लॉन्ग क्वेश्चन। मैम 18 तक हो गए थे। अच्छा, 18 तक हो गए थे। यस मैम। अब 19 वाला पढ़ दे आरती। ओके मैम। प्याजे के अनुसार अनुकूलन का क्या अर्थ है? प्याजे के अनुसार अनुकूलन, प्याजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है एवं एक संबंधित व संवित तरीके से इस क्षमता को विकसित करने का प्रयास करता है। इन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया की 2 उपक्रिया बताई हैं। फर्स्ट है आत्म संस्कारण, सेकंड है समायोजन। देखो बेटा, इसने बोला है कि प्याजे के अकॉर्डिंग अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो अनुकूलन का मतलब ये है कि जब बच्चा किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है, तो उसको इन्होंने क्या माना है? अनुकूलन माना है। ठीक है, हमने अभी जैसे ये टॉपिक पढ़ा था एडजस्टमेंट करने वाला, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, की जब बच्चा हर एक इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है, तो वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट होती है उसकी। तो प्याजे ने क्या माना है कि जब बच्चा हर एक इन्वायरमेंट में खुद को प्याजे ये मानते हैं कि बच्चा खुद को हर एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति है उसकी जन्मजात होती है। इसलिए इसने इसको अनुकूलन कहा है कि जब एक व्यक्ति के अंदर जन्मजात हर जगह एडजस्ट होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वह अनुकूलन कहलाता है। इसमें संभावित तरीके से क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाए। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं बताई उसने, एसिमुलेशंस और एडजस्टमेंट। एसिमुलेशन बताई और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का तो आपने बता दिया। एसिमुलेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को जोड़कर नई चीज सीखते हैं, तो एसिमुलेशन कहलाती है। और एडजस्टमेंट क्या है? किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, और एडजस्टमेंट करके यानी कि इन्वायरमेंट को जोड़कर ही कोई नई चीज सीखना, वो एसिमुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपका सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि प्याजे द्वारा जो अपनी थ्योरी में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके बारे में बताइए। तो उसमें आता है एक विशेष शब्द एसिमुलेशन, और एक शब्द और था, वो मैं थ्योरी करवाऊंगी ना तब याद आएगा, स्कीमा। स्कीमा वर्ड किसने यूज किया है? प्याजे ने। एसिमुलेशन शब्द, आत्म सातीकरण का शब्द किसने इस्तेमाल किया है? प्याजे ने। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब है आपका एसिमुलेशन और एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? एसिमुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सीखी हुई योजना और मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। और दूसरी समझ ठीक है, यानी कि एसिमुलेशन का मतलब क्या? बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आ गई, तो बच्चा क्या करेगा? पहले से उसने जो चीजें सीखी हुई थी उनसे जोड़कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, एसिमुलेशन का मतलब होता है जोड़ना। मान लीजिए आपके सामने मैं कोई भी क्वेश्चन करने को दे दूं, तो आप इसमें क्या है, एकदम से नहीं करोगे। आप पहले सोचोगे कि हाँ भाई, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में सुन रखा है, तो आप उस ज्ञान को यहाँ पर प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। तो ये आपका एसिमुलेशन कहलाता है। दूसरी तरफ एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो पहले से सीखी हुई योजना से काम न चलने पर प्रयोग की जाती है। यानी कि
और एडजस्टमेंट का मतलब ये करना कि भाई पहले से जो चीज़ें सीखी थी ना वो तो यहाँ पे काम आ ही नहीं सकती मेरी, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एडजस्टमेंट। हमें समय के अकॉर्डिंग और वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो पुरानी चीज़ सीखी थी वो तो यूज़ नहीं हो रही यहाँ पे, अब तो हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें ही नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, काम नहीं चल सकता। तो बिहेवियर में परिवर्तन लाता ताकि एक नवीन वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। समझ में आया एसिमिलेशन और एडजस्टमेंट का मीनिंग? यस मैम। ठीक है, क्या होता है एसिमिलेशन? आरती एसिमिलेशन बताएगी और नेहा एडजस्टमेंट बताएगी। मैम एसिमिलेशन होता है कि जो हमने पुरानी चीजें सीख रखी है और हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्हीं चीजों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और एडजस्टमेंट नेहा? मैम जो बालकों के सामंजस्य जो सॉरी जन्मजात प्रवृत्ति के अनुकूल होता है। नहीं, यहाँ पे ना आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, वो तो उसने बता दिया एडजस्टमेंट। यहाँ पर देखो एसिमिलेशन तो ये था कि हमारे पास नॉलेज था, उसके बिहेवियर पर हमने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया भाई हम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो जो सीखा था उसमें ये है ही नहीं, हम तो यहाँ पर हाथ जोड़ रहे कि आप ही सिखा दो, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप करवाओगे हम ऐसा ही कर लेंगे। ये होता है एडजस्टमेंट। और एसिमिलेशन का मतलब होता है आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका सहारा लेकर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आगे निकल जाते हो। और यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर लेते हो कि भाई ठीक है, जो जैसी तेरी कहनी मैं तो वैसे ही कर लूंगा। आगे अस्थि विकास से आप क्या समझते हैं? पढ़ो बेटे। मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरे को कोई चीज चाहिए होता है जो नहीं मिलता है, फिर भी हम उसे एडजस्ट हाँ, कर एडजस्ट लेते कर हैं लेते कि हो हाँ, आप। हाँ जी। कोई बात नहीं। एसिमिलेशन में तो आप उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास जितने साधन है उनके आधार पर आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। और एडजस्टमेंट में आप क्या है, नहीं मिल पा रही तो आप खुद को ही समझाते हो। यस मैम। अस्थि विकास से आप क्या समझते हैं, ये पढ़िए। अस्थिर विकास एक विनियमित प्रक्रिया है जो कोशिकाओं, हार्मोन और विटामिन की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। भ्रूण के तीसरे हफ्ते से अस्थिर का विकास प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक अस्थिर उपास्थि की तरह होती है जो धीरे धीरे अस्थिर में परिवर्तित हो जाती है। अस्थि विकास यहाँ पर बताया गया है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे के अंदर सेल्स, हार्मोन्स और विटामिन्स की एक इंटर रिलेटेड के प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें बच्चे के क्या है जो बोन्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रारंभिक अस्थि उपस्थिति की तरह होती है जो धीरे धीरे अस्थि में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि बोन्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। आगे पढ़ो, संज्ञानात्मक प्रोसेस का नाम उल्लेख कीजिए। ओके मैम। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए एक 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है। फर्स्ट है संवेदी पेशीय अवस्था, सेकंड है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है ठोस संक्रिया की अवस्था और फोर्थ है औपचारिक संक्रिय की अवस्था। इसने बोला है जो कॉग्निटिव प्रोसेस है जो प्याजे ने दी है, तो उनके नाम बताने हैं हमें यहाँ पर। तो प्याजे ने ना 4 अवस्थाएं बताई है। आप यहाँ पे ना बेटा इस क्वेश्चन को हिंदी में याद मत करना, इनके जो मेन पॉइंट है ना इनको इंग्लिश में करना, क्योंकि हिंदी में ना इसके पॉइंट की जो लैंग्वेज है वो जगह जगह पर क्या होएगी, चेंज होएगी। और ये प्याजे में से एक आपका सीटेट में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो 4 उसमें बांटी है उसने। सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन दे रखा है, तब समझाऊंगी। सेंसरी मोटर होता है जब बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी कि 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा इसके अंदर आता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें 2 से लेकर शायद 7 या 11 कुछ एज जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, कॉन्क्रीट नहीं 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 1 मिनट में देख के बताती हूँ कितने कितने साल का दे रखा है इसमें। एक मिनट रुको, लिखवा दूंगी तुम्हें।
आपकी बुक में नहीं दे रखा ये कौन सा कितने दिन के इसमें है। सेंसरी मोटर होती है बेटा, लिख लो यही पे इसके साथ लिख लो, जब पढ़ाऊंगी ना तब काम आएगा, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन आता है ना उसमें यही पूछा जाता है कि 11 साल तक के बच्चे कौन सी स्टेज में आ गए, ऐसे पूछ लेते हो क्वेश्चन। तो जो आपकी सेंसरी मोटर पीरियड है वह जन्म से लेकर 2 साल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वह 2 साल से 6 वर्ष का समय माना है। छह से 7 लिख लो, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 7 दोनों, किसी बच्चे में 6 साल में हो जाते, किसी में 7। और जो थर्ड स्टेज है वो 7 साल से लेकर 12 साल तक मानी जाती है, 7 से 12। और 12 के बाद जो है एज 12 से 18 वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज मानी जाती है, ठीक है। सेंसरी मोटर कौन से साल तक होती है? नोट डाउन किया है? जन्म से 2 साल तक। और प्री ऑपरेशनल? मैम 2 से 7 साल तक। ठीक है। और थर्ड वाली कंक्रीट ऑपरेशनल? 7 से 12 और मैम लास्ट 12 से 18। हाँ जी, इसने बोला है सेंसरी मोटर 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है ना वो अपनी सेंस से सीखता है। सेंसरी का मतलब जो भी उसकी ज्ञान इंद्रिया है, आईज नोज ईयर हाथ पैर जो भी चला के मार के वो वैसे सीखता है, अपनी सेंस से सीखता है। बच्चा क्या है आंखों से देखेगा उसकी मम्मी कहाँ है, रोएगा, इन चीजों का प्रयोग करके सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 2 से 7 साल के बीच का है, वह उसकी स्कूल एज भी इसको बोलते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पर वह जो चीजें सीखता है वो इसके अंदर आती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये होती है 7 से 12, बच्चे के सामने जो फॉर्मल चीजें होती है जिनको देख के वह बता सकता है ये चीजें वो सीखता है। फिर उसके बाद स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन वो बच्चे की उसमें आ जाती है, उसकी एडोलसेंस वाली एज आ जाती है, ठीक है। इसका जब मैं कल करवाऊंगी प्याजे की पूरी वो दे रखी है थ्योरी, उसमें आपको डिटेल से करवाऊंगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगला देखो, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने और कब किया? बुद्धि परीक्षण सबसे पहले फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बिने के क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने किया और 1905 में पहला वो किया। एल्फ्रेड बिनेट को ही बुद्धि के मापन क्षेत्र का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ आपका बुद्धि परीक्षण का फादर भी इसी माना जाता है। यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है कि हम एक विशेष परीक्षण द्वारा माप सके, अपितु यह विभिन्न योग्यताओं की एक जटिल प्रोसेस है जो समग्र रूप से कार्य करती है। यानी कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण एल्फ्रेड बिने ने दिया, 1905 में दिया, इसी को बुद्धि परीक्षण का जन्मजात माना जाता है। ये मानते हैं कि मनुष्य की बुद्धि में एक गुण नहीं है, मनुष्य की बुद्धि अनेक गुणों से मिलकर बनी है। यानी कि एक गुण होता तो हम एक ही तरह का काम करते, अब कहीं पर हमारे अंदर रीजनिंग पावर है, कहीं पर मैथमेटिकल पावर है, कहीं पर हमारी और मतलब बोलने की पावर है हमारे पास, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई, हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, डांस भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हमारी बुद्धि के द्वारा है। तो हमारी 16-17 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, ठीक है। तो वो हम जब डिटेल में आएगा तब पढ़ेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो तो बेटा हो गए हैं कंप्लीट, तो इनको साथ साथ लर्न कर रहे होगे ना आप लोग? नहीं कर रहे बेटा, साथ साथ कर लेना, क्योंकि फिर आपका ही काम ज्यादा बढ़ेगा। अभी साथ साथ कर लोगे तो समझ में जल्दी आ जाएंगे, पेपर वाले दिन उठाओगे तो लेट समझ में आएंगे आप लोगों को ये सारी चीजें।
तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे हो गए हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इजी था आपका, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके कंपोनेंट क्या क्या है और इसको फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हमारी सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। देखो तुम्हारा तो ये अलग अलग करके बना दिया 8 नंबर का क्वेश्चन, अगर बीएड में होते तो ये एक ही क्वेश्चन होना था, ठीक है, क्योंकि उनका 16 मार्क्स का था, कंपोनेंट्स भी उसके अंदर आ गए, प्रभावित करने वाले कारक भी उसी के अंदर आ गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रखा हो तो पूछ सकते हो, और सब कुछ समझ में आ गया तो फिर क्लास लीव कर सकते हैं हम। देखिए कि इसका क्वेश्चन बैंक भी आता है क्या? ये क्वेश्चन बैंक ही तो है बेटा आपका। अच्छा, यही क्वेश्चन बैंक है। हाँ, इसकी यही तो लगवा रखा आपका क्वेश्चन बैंक ही, नहीं तो बुक तो आपकी अलग है। देखो बुक, अच्छा, ये हमारी बुक है। ये है तो बीएड की बुक, लेकिन तुम्हारी भी सेम ऐसी ही है। ये ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन बना के दे रखे हैं आपके और बुक में वैसे दे रखा है। थ्योरीज वगैरह और है। देखो, ये देखो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वाली बुक, ये भी बीएड की है ना तुम्हारे सेम सब्जेक्ट। सारे एक जैसे सब्जेक्ट है आप लोगों के, बस आपका थोड़ा सा लेवल कम दे दिया, 8-8 नंबर के क्वेश्चन बना दिए और उनके 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिए, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर हो गया दोनों को? यस यस मैम। मैम। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय। ओके मैम, बाय।